अगला प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा सिरिल रैडक्लिफ। ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको रैडक्लिफ के नाम से जानते हैं, सिर्फ रैडक्लिफ। आगे बढ़ते हैं। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो केसरी जो है, जो कि एक मराठी भाषा का एक समाचार पत्र रहा, यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। तो केसरी मराठी भाषा में 4 जनवरी 1881 ईस्वी में स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न नंबर है कि महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी आदर्श गांव। तो महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की थी, है ना। तो भारत गांव में बसता है, यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का। तो गांधी जी को क्या है? आदर्श माना जाता है, प्रणेता माना जाता है आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, कौन सी? आदर्श ग्राम योजना। वर्तमान में आप जानते हो एक योजना चल रही है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो वर्ष 2014 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? कौन से वेद को? तो 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद होता है। तो जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों की बात की गई है ना, तो गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का युग भी कहा जाता है, वह कौन सा वेद है? तो गीत, है ना। तो है बेसिकली आपका क्या? सामवेद। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। तो सामवेद जो है यह पद्य में है, यह सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद में 1869 मंत्र हैं, जिसमें कि 1700 यानी 1474 जो है वो ऋचाएँ हैं। ठीक है, जो कि ऋग्वेद से 1472, 1800 में से 1474 आपके ऋग्वेद से। आगे पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा सुसेन का पुत्र था, वह कौन सा जैन तीर्थंकर रहे हैं? कौन यहाँ पर बात की जा रही? पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें, कौन से 23वें जैन तीर्थंकर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। 24वें के हैं तो महावीर स्वामी रहे हैं। पहले कौन रहे हैं? तो पहले जो थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव 24वें महावीर रहे हैं। यहाँ पर 23वें कौन? तो पार्श्वनाथ की यहाँ पर बात की गई। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव रहे, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह वृषभ या बैल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो आधुनिक युग में कलिंग पर, किस पर? कलिंग पर जो है वो विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वह 261 ईसवा पूर्व में हुआ था, और इस युद्ध के बाद अशोक ने जो है कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कलिंग यानी बौद्ध, वर्तमान में जो है कलिंग को क्या कहा जाता है? उड़ीसा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। और इनके एक पुत्र और पुत्री रही। तो अशोक के पुत्र कौन? महेंद्र, और इनकी पुत्री जो थी वो संघमित्रा। तो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को। अगला है आपका निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तबला वादक, सितार, तो वह रहे
अमीर खुसरो। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहते हैं। अकबर के नवरत्न में से अमीर खुसरो एक रहे। वे अपने आप को तोता ए हिंद कहते थे। कौन? तोता ए हिंद। तो तोता ए हिंद के नाम से भी नहीं जानते हो। और इनको अमीर खुसरो को कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। कव्वाली के जनक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो बेसिकली नारे दिए गए हैं और उनसे संबंधित व्यक्तित्व हैं। पहला है करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया? यहाँ पर लाला लाजपत राय को बताया गया, जो कि ये किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो ये रहा महात्मा गांधी का। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या है? गलत है। इंकलाब जिंदाबाद क्या इसके? भगत सिंह का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तो लाला लाजपत राय जो है, जब साइमन कमीशन आया तो उसके विरोध में रहे हैं और उस समय इन्होंने नारा एक दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। वहीं फिर लाठी चार्ज हुआ, वहीं पे जो है ना आज़ाद हो गए थे अपना। तो करो या मरो जो है वो गांधी का है। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं? ऑप्शन ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तख्त ए अकबरी नामक मंच राइट आंसर बन जाएगा यह पंजाब में। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के काला नौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, जो कि लगभग 14 वर्ष यानी 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में ही जो है अकबर, जिसको कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से जो है सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्पकलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्पकलाओं के उत्पादन से राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी मांडा। मांडा है कहाँ पर? तो यह मांडा जो 4 छोर हैं आपकी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, तो सबसे उत्तरी छोर जो है आपका वो मांडा है, जम्मू कश्मीर में। पूर्वी में देखेंगे तो आलमगीर उत्तर प्रदेश है, नीचे देखेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र है, और सबसे पश्चिम में जो है वो शुतकांगेट और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए, 4 हिल स्टेशन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों का सही क्रम प्रतिनिधित्व करता है? तो 4 हिल स्टेशन है, उत्तर से दक्षिण आपको इसमें जो है लगाना है। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो नीचे से ऊपर जाओगे इंडियन मैप में। ठीक है, मन्नार, अगर मन्नार की बात करोगे तो मन्नार का लोकेशन आपको मिलेगा किसी स्टेट में? तमिलनाडु में, तमिलनाडु होगा। कुर्ग की बात करोगे तो कुर्ग यानी कर्नाटक की बात की जा रही है। ठीक है, कर्नाटक। माउंट आबू लोकेशन कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। डलहौजी की बात की जाएगी, यह हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ऊपर देखो तो हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश, इसके बाद राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान हो जाए, यानी सबसे ऊपर जो आएगा वो आपका हिमाचल प्रदेश, यानी यस जो है पहले पर आएगा, फिर उसके बाद माउंट आबू आएगा। ठीक है, तो यस के बाद क्या आ जाएगा? आर, यस के बाद आर आ रहा है। इसके बाद सबसे नीचे आपका तमिलनाडु होगा, यानी मन्नार की बात की जा रही तो पी नीचे होगा सबसे, और कुर्ग आएगा यहाँ पर जो है वो कर्नाटक में है, तो कुर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कुर्ग यानी क्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो उत्तर से दक्षिण कि दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर बताना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले पी आ रहा, फिर पी क्यू आर एस, है ना। तो वही ABCD की ही तरह है, PQRS। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो वह है विंध्य पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ सही है? पहाड़ी दर्रा।
तो बेसिकली जो दर्रे दे रखे हैं और वो लोकेशन यानी कौन सा दर्रा किस राज्य में है। बोमडिला की बात की जाए तो बोमडिला जो है आपका हिमाचल बताया गया, गलत है, क्योंकि यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। नाथुला जो है वह आपका सिक्किम में पड़ता है, तो ये भी आपका गलत है कहाँ पर? नाथुला सिक्किम में। और उसके बाद लिपू लेक की बात की जाए तो लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है, यह बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग आपका पड़ता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, तो ये भी आपका गलत है, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था। पूछा कौन सा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा। आगे अगला, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही मिलान करना है। चोटी दे रखी है और उनकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करोगे तो 88-48। धौलागिरी, तो धौलागिरी होगा 81-67। कामेट की बात करोगे तो 77-56 हो जाएगा। अन्नपूर्णा तो 8091। मिलान कर लो, ए का यहाँ पर बी है, 2 का ए है, सी का डी है और 4 का यहाँ पर सी है, तो BADC ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जा रहा है। अगला प्रश्न है, कम से कम कितने वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की आवश्यक परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है? कम से कम कितने वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की आवश्यक परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है? तो कम से कम 30 वर्ष की अवधि, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। कितना? 30 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं? किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं? तो यह सबसे पहले डेविड रिकार्डो ने यह तर्क दिया था, डेविड रिकार्डो। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा आय असमानता को मापने के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। तो गिनी गुणांकों का प्रयोग जो है आय समानता को मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांकों को वर्ष 1912 में इटली के, कहाँ के? इटली के जो है एक सांख्यिकी विद रहे, कौन, नाम क्या रहा इनका? कोरेडो गिनी। तो कोरेडो गिनी ने जो है इसको डेवलप किया था, गिनी गुणांक को। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से है? तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका के थे और हरित क्रांति वर्ष 1966 में जो है वो प्रारंभ की गई थी। ये नॉर्मन बोरलॉग की दिमाग की उपज थी, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है कि भारत में जो स्टॉक मार्केट है इसके विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करने वाली है संस्था वह जो है इंडिया की कौन सी है? तो सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, सेबी। तो सेबी एक जो है गैर सांविधिक निकाय है, गैर संवैधानिक बॉडी है, कानूनी बॉडी नहीं है, लेकिन बाद में इसको जो है वैसी स्थापना जो है इसकी 1988 में हुई है और इसको कानूनी रूप से वैधानिक जो दर्जा मिला वह वर्ष 1992 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिए कि सेबी की जो स्थापना हुई है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश जो माना जाता है वर्ष 1992, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 1992। तो एक तरह से ये जो है क्या है, इस समय जो है कानूनी जो है बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है आपकी, संवैधानिक नहीं लेकिन सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो 1988 में नॉन स्टेचुरी बॉडी रही है, लेकिन वर्तमान में क्या है 1992 में जो है इसको स्टेचुरी बॉडी मान लिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी आपका 2017 में आया है सताने के लिए,
याद करने की तरीका है सताना, ठीक है, सताना मतलब 17। तो जीएसटी क्या है, 2017 में आया है और जीएसटी परिषद होती है जिसकी अध्यक्ष जो है आपकी वो वित्त मंत्री होते हैं। पूछा गया है परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी परिषद भारत के वित्त मंत्री जो है इसकी अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है राज्यों के जो वित्त अथवा कराधान के जो प्रकार मंत्री हैं, प्रत्येक राज्य के द्वारा जो है नामित कोई मंत्री इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार देखेंगे तो 33 मुख्यतः जो है सदस्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर पॉलिटी से है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपकी अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंध प्रोविज़न। तो अंतर्राज्यीय परिषद की यहाँ पर बात की गई है। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है या आर्टिकल कौन सा है, यहाँ पर 263 बताया गया जो कि बिल्कुल सही है। वहीं पर वित्त आयोग की बात की गई 280 में, यह भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A में बताया गया है, तो यह भी आपका सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, 323 यह सही है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 318 बताया जा रहा है, तो संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 318 नहीं 315 है। तो यहाँ पर पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न जो सरकारी आयोग है इसकी संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारी आयोग आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, और इसका जो संबंध है वह किससे है। तो बेसिकली सरकारी आयोग का जो गठन किया गया है वर्ष 1983 में, कितना 1983 में। तो यह केंद्र राज्य संबंधियों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। केंद्र राज्य संबंधियों से संबंधित अन्य समितियां भी हैं, तो यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध से जो है सरकारी आयोग के अलावा और भी समितियां हैं, जैसे कि आपका राजमन्नार समिति है, ठीक है, राजमन्नार। तो राजमन्नार समिति कब की है, 1969 की। उसके बाद पुंछी आयोग भी रहा इसी से संबंधित, पुंछी आयोग है कब का, 2007 का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो आपको जब जानते हो कि मूल जब संविधान आपका बना, आपकी सिलेबस मूल कर्तव्य है, तो बेसिकली जब संविधान बना था उस समय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं हुआ करता था। तो एक होता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया जाता है, और उसी के तहत जो है संविधान में भाग 4 जो आपका है DPSP, उसके बाद भाग 4A को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो भाग 4A रोमन में लिखोगे, भाग 4A को ऐड किया जाता है। आर्टिकल इसमें ऐड जो किया जाता है मूल कर्तव्य का आर्टिकल जो है वो 51A है, ठीक है, क्योंकि DPSP है वो 36 से 51 तक बात करता है, तो इसी के बाद ऐड किया 51A कर दिया गया। तो जब ऐड किया गया उस समय जो है 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे। फिर वर्ष आता है 2002, तो 2002 में संविधान संशोधन होता है 86। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य 11वां और ऐड किया जाता है, और इसमें बताया जाता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, इनके जो माता पिता या संरक्षक हैं, इनका यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। तो ये सब बातें कही गई हैं। उनमें से 11 बातों में कौन जो है मूल कर्तव्य नहीं है। पहला दिया है लोक चुनाव में मतदान करना। जब आप मतदान करने नहीं जाते हैं, कहीं वोट नहीं देते, आप कहते हैं जाएंगे नहीं, आप वैसे जाना चाहिए लेकिन नहीं जाते हैं, कोई आपसे कहता नहीं कि ये आपकी ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है, तो जनरली आपके संविधान में है भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये सही जवाब बन जाएगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करना आपका मूल कर्तव्य है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसकी आदर्शों का सम्मान करना आपका मूल कर्तव्य है, लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत भाग 9 यानी पंचायती राज की बात की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक बात की जाती है, ठीक है।
इसके बाद 73वां 74वां भी आपके सिलेबस में, 74वां भी है सिलेबस में। तो 74वां संविधान संशोधन जो कि 9A रहा है, ठीक है, म्यूनसिपालिटी से संबंधित, ठीक है। तो म्यूनसिपालिटी को भी ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट के हिसाब से, भाग 9A जोड़ा गया। तो इस तरह याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचायती राज। आगे साइंस का प्रश्न है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है वह कितनी होती है। तो ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इन तरंगों की जो उत्पत्ति है वो वस्तुओं के कंपन द्वारा होती है। तो जिन ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है वह अपश्रव्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे? अपश्रव्य। तो अपश्रव्य जो तरंगे वह 20 हर्ट्ज से कम होती हैं इनकी ध्वनियाँ, ठीक है। और 20 से ऊपर, तो 20 से लेकर के 20,000, 20 से लेकर 20,000 है तो वह पराश्रव्य तरंगे होंगी, ठीक है। तो अगर 20,000 से अधिक है तो वो कौन सी होंगी? पराश्रव्य। और 20 से लेकर के 2,000 तक जो है वो मनुष्य द्वारा जो है वो श्रव्य होती है। तो यहाँ पूछा गया है मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य जो सीमा है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर ए और बी तो है नहीं, 20 से 20,000, ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला है कि ध्वनि की गति से, ध्वनि की जो गति है वो सबसे तेज होती है किसमें? निर्वात में या जल में या वायु में, लोहा में, किस में होती है? लोहा में, ठोस में। तो ठोसों में जो ध्वनि है उसकी गति सबसे तेज होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर लोहा जो है होगा, इसमें क्या है? ऑप्शन ही सही जवाब बन जाएगा। वायु में जो ध्वनि की गति है ना वह 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। वहीं पर निर्वात में ध्वनि की जो गति है वह 0 शून्य रहती है। जल में लगभग जो है ध्वनि की जो गति होती है वह होती है 1493 मीटर प्रति सेकंड। वहीं पर अगर ठोस में बात करोगे तो 5130 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे अधिक लोहा ठोस में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड का जो प्रतीक चिन्ह होता है, तो लेड क्या है? एक रासायनिक तत्व है। तो यह पीवी है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह पीवी होता है। लेड का अगर परमाणु भार है तो वह 208 होता है और परमाणु क्रमांक जो है वो 82 है। तो बेसिकली जो पीवी है, लेड है, यह सिल्वर रंग की एक नर्म धातु होती है और लेड का सबसे अधिक जो उपयोग है लेड एसिड बैटरी के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो यह आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो वहाँ है आपका एथिलीन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। एथिलीन है C2H4। इसका उपयोग जो है पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड व उच्च बहुलक बनाने में किया जाता है। इसके अलावा मस्टर्ड गैस निर्माण में फलों को पकाने, उन्हें सड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। ऑक्सीएथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वहीं पर मेथेन की अगर बात की जाए तो मेथेन एक रंगहीन व गंधहीन गैस होती है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। एसीटोन का जो अणुसूत्र है वह होता है CH3CO, तो CH32CO। अगला प्रश्न है कवकों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन, तो कवकों को अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। वहीं पर इकोलॉजी की बात की जाए तो इकोलॉजी के अंतर्गत जीवों एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह आपने पूरा कवर कर लिया जीके जीएस। तो जीके में आपने, अब आपका मैथ का है, आप PDF से कवर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के 5 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। टेंशन नहीं लें, आपको PDF मिल जाएगी, आप लोग अच्छे से मैथ को करिएगा। जीके जीएस हिंदी करा देते हैं। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है ये पत्र आलय लिखा है, तो इसे अगर पत्रालय का जो होता है तो पत्र प्लस आलय होता है पत्रालय, तो ये गलत है आपका दिया। मरणासन्न होता है, और मरणासन्न का जो है सही जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर बड़ा आना होना चाहिए था। तो मरणासन्न अगर होता, मरण प्लस आसन्न, तो मरणासन्न होता, इसलिए भी गलत ही दिया है। वीर प्लस अंगना, वीरंगना, ठीक है। तो वीर प्लस अंगना, तो यह आपका बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। यथा अर्थ दिया है, जबकि होना चाहिए यथा अर्थ, यथार्थ का, ठीक है, बराबर यथा अर्थ होता है।
तो ये क्या है आपका, गलत ये भी है। तो सही यहाँ पर क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची, तो उत्कंठित का जो पर्यायवाची होता है वह इच्छुक है, उत्सुक है ना, इच्छुक है, उत्सुक है, लालायित है, ये सब होते हैं, लेकिन अभिलाषा नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर उछाला हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। राइट आंसर बन जाएगा उत्क्षिप्त। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न बर्बर दिया है, तो बर्बर का विलोम शब्द आपको बताना है। बर्बर, तो बर्बर का जो विलोम होता है वह होता है शब्द। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। दुर्बल दिया है, तो दुर्बल का विलोम जो है वह सबल होता है। निर्मल दिया है, तो निर्मल का विलोम जो है होता है वह मलिन, मलिन होगा। सुंदर दिया है, तो सुंदर का विलोम कुरूप होगा। क्या होगा दोस्त, कुरूप। आगे बढ़ते तो ऑप्शन यहाँ डी आपका सही था। अंग अंग फूले ना समाना, अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंग अंग फूले नहीं समा रहे भैया, इतना खुश हैं, बहुत आनंदित होना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला आप इंग्लिश पैराग्राफ पीडीएफ से आप पढ़ के अच्छे से कवर कीजिए। आगे बढ़, तो इंग्लिश का है ना, मैथ का, रीजनिंग का टेबल और आपका ग्राफ है, हिंदी गद्यांश, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ से आप अच्छे से कवर कीजिए। जीके जीएस और हिंदी को कवर कराया जा रहा है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा @ऑनलाइन स्टडी किंगडम पर, आप अच्छे से कवर कीजिए। तो 35 के बाद सीधे 51 पर दैट करंट का है। तो 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है। सिंह सूचना, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला है कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किस देश को पराजित कर जीता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए मलेशिया। प्रश्न संख्या नंबर 54, कामेर्क मैकार्थी, जिन्हें इनके उपन्यासों द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी यूएसए। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है। सही जवाब आपका बनेगा, तो 2022 में रहा 150, 2023 में एकदम खिसक कर क्या हो गया नीचे 161वीं रैंक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुबे को अपनी मंजूरी प्रदान की। जुर्जुबे, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा यूएसए की। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब है। अगला है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों विकास के लिए चयनित किया है। तो स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत डेवलप किए जाने वाले 2 शहर निम्न में से कौन है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा मैसूर तथा हम्पी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है। यूएनडीपी का उप प्रमुख, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी जू हाओ लियांग। निम्न में से कौन व्यक्ति उपन्यास पागलखाना के लेखक हैं। राइट आंसर बनेगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला है समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है। समुद्र शक्ति 2023 किसके किसके बीच है, यह भारत तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बनेगा। तो आपका करंट कंप्लीट हुआ। अब आपका जो है सामान्य जागरूकता का है 10 प्रश्न। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है इस वर्ष रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है
तो रियो डी जेनेरियो कब हुआ? सबसे पहले राइट आंसर वर्ष 1992 में। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई है। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसकी द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर बनेगा शशि थरूर, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। तो ग्रेट इंडियन नॉवेल में जो है महाभारत और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का समागम किया गया है। इसके अलावा शशि थरूर की अन्य पुस्तकें द एरा ऑफ डार्कनेस, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, राइट द नॉवेल, है ना, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, इस तरह इनकी किताबें हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? तो यहाँ पर जो है हाथी अभ्यारण्य कौन सा पूछा गया? श्रीविल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर लोकेशन कहाँ पर होगा? तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। आप जानते हो विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाते हो। कब? 12 अगस्त को। और पूरे भारत में जो हाथी अभ्यारण्य है वो कितने हैं वर्तमान में? 33 हैं दोस्त, 33। आगे, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 24 जनवरी को। 5 जून की बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हो। इसके अलावा 12 मई दिया है तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला एक नीचे दिए गए लोक नृत्य दिए हैं और राज्य की सूची में इसका मिलान कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पहला दिया है बिहू। तो बिहू कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश दिया जो कि गलत है, क्योंकि बिहू जो है वो फेमस है आपका असम का। तो असम का फेमस जो है ये लोक नृत्य है। तो बिहू त्यौहार के दौरान ये प्रसिद्ध जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो यह असम का होगा, सही नहीं, यही पर आपका सही जवाब बन जाएगा। भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है, नौटंकी अपने उत्तर प्रदेश की है। तो पिछली बार भी नौटंकी यूपी पैड में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की मुद्रा। कजाकिस्तान की मुद्रा, तो कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है तेनगे। ऑप्शन यहाँ पर सीधा राइट आंसर बन जाएगा। नुंगलट्रम, तो ये कहाँ की मुद्रा है? तो यह भूटान की है। दिनार बेसिकली आपका जो है आपका कुवैत है ना, कुवैत। इसके अलावा आपका बहरीन है, जॉर्डन है, इराक है, यहाँ की जो है वो आपकी दिनार है। ठीक है, तो कुवैत। डोंग, डोंग जो मुद्रा है ये डॉग, ये आपकी वियतनाम की है, वियतनाम की। अगला है आपका भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 500 लोकसभा निर्वाचन। पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा, निर्वाचन क्षेत्र। तो कितने चुन के आते हैं? तो वर्तमान में आप जानते हो 543 हैं चुन के आते हैं। बस मैक्सिमम जो सीटें हैं वो 552 की हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला हटा ही दिया गया है, तो आरक्षित जो था वो हटा दिया, लेकिन सीटें उतनी ही है, तो 552। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित? कजली पेंटिंग्स जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, कजली पेंटिंग्स, ये पारंपरिक रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा। कजली शब्द का जो उद्भव है वो काजल शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कार्बन ब्लैक। तो इस चित्रकला शैली में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें चित्र को हाथ व कपड़े के माध्यम से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, राइट आंसर बन जाएगा तन्वी शाह। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। तो तन्वी शाह एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार हैं जो तमिलनाडु राज्य से हैं। ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु जो है यूएस रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तन्वी शाह जो कि इनको मिला है, तो उन्हें ग्रैमी पुरस्कार स्लमडॉग मिलियनियर फिल्म में जय हो गाने में विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ लिखित गीत के लिए दिया गया है। अगला है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? कौन सा भारतीय राज्य है? कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पर होगा तो भारत का वह एकमात्र राज्य है और वह है अपना उत्तर प्रदेश। तो यह 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितना? 8। तो 8 राज्य और केंद्र शासित एक प्रदेश है दिल्ली।
तो टोटल 8 राज्यों के सबसे अधिक यही है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाएगा। कौन कौन से हैं तो आप पढ़ते हैं। बिहार, राजस्थान, है ना। तो बिहार देखेंगे, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, फिर आपका राजस्थान है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली भी है। आगे बढ़ते हैं तो आपका ये अगला जो है आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो आप पढ़िएगा, आंसर आप करिएगा, यहाँ पर आंसर मिलाइएगा। आप यहाँ पर आंसर बता देते हैं। 71 का जो आंसर होगा, क्योंकि पढ़ के ही आंसर देना आपको, तो 2 गद्यांश आधारित होंगे, 5-5 नंबर, और एक हिंदी का हमने कराई दिया 5 नंबर का, तो पढ़कर ही आंसर देना है, ठीक है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। 72 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला गद्यांश पर आधारित 76, तो 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 78 का राइट आंसर समर्पित शब्द में प्रत्यय है, तो ऐसे ही आप बता दोगे बिना पढ़े आप गद्यांश को। तो समर्पित में कौन सा होगा, इत प्रत्यय होगा। अगला यहाँ पर 79 है, तो 79 का जो है राधा कृष्णन का जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ था, शिक्षक, ऑप्शन यहाँ सी होगा राइट आंसर। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, राधा कृष्ण अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय है, तो यहाँ पर होगा योग्यता के कारण, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। तो गद्यांश पर पढ़ना है आपको, आंसर क्लिक कर पीडीएफ से आप एक बार टेस्ट को करिए अच्छे से, सोल्यूशन आप वीडियो के माध्यम से कवर कर लीजिएगा। बाकी जो भी है आपके मैथ, रीजनिंग और टेबल तालिका का और प्लस 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, ठीक है। बाकी जो भी कराएगा आप वीडियो के माध्यम से कवर कीजिए, क्योंकि वीडियो इतनी मेहनत से बनाया जा रहा है, तो वीडियो को भी आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।